हाय एवरीवन, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ऑन थियरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और आज बेसिकली हम तीन चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। नंबर 1 इज़ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, नंबर 2 इज़ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम और जो है थर्ड इज़ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो है हमारे नए टॉपिक लीनियर कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी इक्वेशन होता है, लेट्स से ax इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई x नॉट, इसका सॉल्यूशन कब होता है? जब ये x नॉट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना, यानी कि ax नॉट इज इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं कि ये जो x नॉट है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है वो भी एक तरह का एक्सप्रेशन है और उसमें भी हम किसी x का वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो ax इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो n। ये जो एक्सप्रेशन है इसे लीनियर कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो वेरिएबल है वो है x और यहाँ पे जो a है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब ये नॉन जीरो होगा तभी तो हम x का कुछ सेंस बनेगा कि हमने x ढूंढना है। ठीक है, सो x इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो n। ठीक है, जैसे कोई भी इक्वेशन होता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या उसका सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की बात होती है, बाद में उसके सॉल्यूशंस की बात होती है कि वो यूनिक है या फिर नॉन यूनिक है। उसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है इसे लीनियर कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है x। ठीक है, अगर कोई x नॉट, यहाँ पे जो x नॉट है वो रियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस इक्वेशन में, लेकिन जब हम नंबर थियोरी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सारी बात जो है वो इंटीजर्स में हो रही है। तो कोई x नॉट जो कि इंटीजर से बिलोंग करता है, अगर ये x नॉट इसको सेटिस्फाई करता है इस कॉन्ग्रुएंसी को, दैट इज कि a x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो n, तब हम कहते हैं कि ये जो x नॉट है ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका सिंपल से एग्जांपल दूंगी मैं। फॉर एग्जांपल 3x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 9 मॉड्यूलो 12। ठीक है, फिलहाल हम ऐसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 9 मॉड्यूलो 12। तो क्या आप ऐसा एक इंटीजर ढूंढ सकते हैं जो इस कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करे? ऑब्वियसली एक तो आपका साफ साफ है x इज इक्वल टू 3। जब मैं x इज इक्वल टू 3 रखती हूं सो इट इज 9 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 9 मॉड्यूलो 12। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इसका क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे सो x इज इक्वल टू -9, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, बिकॉज -3 -9 इंटू 3 इज -27। ठीक है, विच इज कॉन्ग्रुएंट विथ 9 मॉड्यूलो 12, बिकॉज -27 और -9 कितने हो जाते हैं, -36। तो उस केस में जो है 12 भी -36 को डिवाइड करता है, इसीलिए x इज इक्वल टू -9 भी जो है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 3 भी सॉल्यूशन है, -9 भी इसका सॉल्यूशन है और ऐसे इसके बहुत से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए। लेकिन दो सॉल्यूशन की कुछ खास बात ये है कि ये जो 3 और ये -9 है ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं विथ मॉड्यूलो 12। ठीक है, यानी क्या कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट विथ -9 मॉड्यूलो 12। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और 12 को 12 डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पे जो ये 3 और -9 है ये कैसे सॉल्यूशन है, ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब भी हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसी में सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे दो टाइप के सॉल्यूशन निकलेंगे आपको, एक है कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन और एक होगा इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा होगा, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि 3 के साथ जितने भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि आप वहां पे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मच, वी आर इंटरेस्टेड इन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इसके दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आते हैं, मतलब वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है,
ठीक है, आप ढूंढना कि कौन सा है। मान लीजिए इसका एक ए और एक बी ऐसे दो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, तो उस केस में ए के साथ जितने भी कॉन्ग्रुएंट नंबर होंगे वो भी उसके सॉल्यूशन होंगे, बी के साथ जितने भी कॉन्ग्रुएंट नंबर्स होंगे वो भी उसके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन जो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे वो केवल 2 ही होंगे, ठीक है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और छानबीन करते हैं इसके अंदर कि Ax इज कॉन्ग्रुएंट विथ B मॉड्यूलो n, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस हम किसकी मदद से निकालेंगे? देखो Ax इज कॉन्ग्रुएंट विथ B मॉड्यूलो n का मतलब होता है कि दिस n डिवाइड्स Ax माइनस B, ठीक है। ये जो n है इस नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर y ऑब्वियसली बिलोंगिंग टू z सच दैट कि ये इसको डिवाइड करता है, मतलब क्या कि ये इसका मल्टीपल है। सो Ax माइनस B इज इक्वल टू ny, ठीक है। सो Ax माइनस B इज इक्वल टू ny। इसी चीज को आप लिख सकते हो कि Ax माइनस ny इज इक्वल टू B, और ये आपको कहीं देखा देखा लगेगा। ये क्या चीज है? दिस इज लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। ये आपका क्या है? लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है ये आप सब जानते हैं, इसके ऊपर हमने थियरम भी सॉल्व की थी कि अगर मान लीजिए Ax प्लस by ये कोई लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑब्वियसली इंटीग्रल इफ a और b का जो जीसीडी है, मान लीजिए d जो है वो a और b का जीसीडी है, तो ये जो d है ये इस c को अगर डिवाइड करता है तो इस लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से अब यहाँ पे आप थोड़ा सा वो कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ये हो जाएगा आपका Ax, इसको प्लस n और ये माइनस y लिख दीजिए सुविधा के लिए b, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? अगर a और n का जीसीडी, यानी कि d को मान लेते हैं हम a और n का जीसीडी, तो ये जो d है अगर ये इस b को डिवाइड करेगा, ठीक है, अगर d जो है b को डिवाइड करेगा, इफ देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर है? तो जब आपके पास Ax इज कॉन्ग्रुएंट विथ B मॉड्यूलो n है, तो आपने क्या देखना है कि a और n का, यानी कि इस x का जो कोएफिशिएंट है और ये जो n है, इन दोनों का जो जीसीडी है d, वो जो d है वो इस b को डिवाइड करना चाहिए, तब जो है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंसी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम बात कर रहे थे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन के, कि इस इक्वेशन के कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटा सा थियरम है वो देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसके जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे उनमें से जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे वो किसके बराबर होंगे? जितना इन दोनों का जीसीडी है, यानी कि d। ओके, सो linear congruence Ax is congruent with B modulo n has exactly D incongruent solution, ठीक है। ऑब्वियसली हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे a और n का जो जीसीडी है वो b को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो वो तो हम मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब इन दोनों का जीसीडी इस b को डिवाइड करेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन होंगे वो d होंगे इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो है एक तरह का लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब a और b का जीसीडी c को डिवाइड करता है, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है इट इज दिस कि x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बी बाई डी टी, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस a बाई टी, ठीक है, a बाई डी टी। ओके, तो उस हिसाब से इससे जो बनने वाला हमारा लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन था वो क्या बन रहा था हमारा? इट वॉज Ax, अब ध्यान नहीं मुझे, माइनस ny इज इक्वल टू b, आई थिंक ये था, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो मान लीजिए एक सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं x नॉट, ठीक है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, और b कितना है यहाँ पे? माइनस n है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, सो इट इज n बाय
D और T हो जाएगा। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन x का जो सॉल्यूशन है, इस y में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है ना, सो ये हमारे पास सॉल्यूशन मिल चुका है। ओके, हमें ये शो करना है कि D इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे T आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, तो मैं क्या करूंगी, डिवीजन एल्गोरिदम लगाऊंगी इस T पर। क्लियर है, तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम ऑन T, अगर मैं ये लगाऊं तो क्या बन जाएगा ये कि T इज इक्वल टू सम Q इंटू D से डिवाइड कर रही हूँ D प्लस R, जहाँ पे R क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन D। ठीक है, तो T इज इक्वल टू क्यू डी प्लस R। ओके, हम एक काम करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं T का वैल्यू। सो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन बाई डी, और T की जगह रखूंगी मैं क्यू डी प्लस आर, विच इज इक्वल टू, चलो यहीं पे लिखते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन क्यू डी, डी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन आर बाई डी विच इज x1। अगर मैं इस पे मॉड्यूलो अप्लाई करती हूँ, ठीक है ना, बिकॉज D इनकॉन्ग्रुएंट है, इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है विथ मॉड्यूलो n। ठीक है, सो उस हिसाब से मैं अगर इस पे मॉड्यूलो लगाती हूँ तो ये किसके बराबर होगा, एक्स नॉट प्लस एन क्यू प्लस एन आर बाई डी, यहाँ पर हो जाएगा मॉड आपका जो भी n है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब देखिए एन क्यू पे अगर मैं n का मॉड लगाऊंगी, यानी कि अगर मैं एन क्यू को जो है n से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इस पे मॉड अप्लाई करने के बाद ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या, ये और ये बचेगा। सो इट इज एक्स नॉट प्लस एन आर बाई डी मॉड n, ये किसके बराबर है, आपका जो भी x1 वगैरह है। तो इसमें देखिए जो x नॉट हम निकालेंगे वो फिक्स्ड है, n इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, d भी फिक्स्ड है, बदल कौन रहा है, r बदल रहा है। r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, r जो है आपका 0 से लेकर d से कम, d से कम मतलब d-1 तक है। सो r इज 0 1 2 अप टू सो ऑन d-1, और ये कितनी टर्म है, 1 से लेकर d-1, d-1 टर्म हो गए और एक 0 हो गया, यानी कि टोटल d टर्म्स हैं। तो दीज आर एग्जैक्टली d टर्म्स या फिर d सॉल्यूशन, दीज आर एग्जैक्टली d। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस, ऐसे जो है आपके पास जो निकल के आएंगे, एक x1 निकल के आएगा, एक x2 ऐसा निकल के आएगा, तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे आपके पास वो क्या होंगे, n d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे आपके पास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, ये हमारे पास है कि x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस इसकी जगह है आपका n बाई डी टी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप t की जगह जो है 0 1 अप टू सो ऑन d-1 रखना। तो ये जो होंगे d, ये इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन उसके बाद जब आप फिर से रखोगे d के आगे, उनको रखने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये इन्हीं के साथ किसी ना किसी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, जिसको जो है शॉर्टकट में CRT थ्योरम भी कहते हैं। और इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इट इज लेट m1 m2 अप टू सो ऑन mr आर नंबर्स हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम्स। मैंने ये नहीं कहा कि वो प्राइम है, दे आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कि इनका आपस में जो जीसीडी है इट इज 1, दैट इज mi और mj का जो जीसीडी है इट इज 1 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, यानी कि सारे जो नंबर्स हैं ये आपस में को प्राइम है। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ये चीज हमने देख लिया है। तो ऐसे जो है आर आपके पास, जैसे कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ते हो ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें दो इक्वेशन होती है और आपने सॉल्व करना होता है, उसी तरह से इसके अंदर जो है आपके पास आर कॉन्ग्रुएंसेस हैं सच दैट कि x is congruent with a1 mod m1, x is congruent with a2 mod m2 and so on, x is congruent with ar mod mr। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो वेरिएबल है वो x है। सो इन सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस का हैज साइमल्टेनियस सॉल्यूशन विच इज यूनिक, यानी क्या कि इन सब का सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। ये बहुत सीधी सी बात है,
कि देखिए यहाँ पे हमारा जो a है इट इज 1 है, ठीक है, और जो वो m1 है ऑब्वियसली 1 का किसी भी नंबर्स के साथ जो जीसीडी होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इट इज 1, और ये जो 1 है वो ऑब्वियसली हर इंटीजर को डिवाइड करता है। तो इस कॉन्ग्रुएंस का भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर ये m1 m2 mr ये सारे जो है को प्राइम होते हैं तो इन सब का एक कॉमन सॉल्यूशन जरूर होगा, यानी कि एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जरूर होगा, और वो भी कैसा होगा, यूनिक होगा। अब यहाँ पे यूनिक का क्या मतलब है, यूनिक विथ मॉड्यूलो m1 m2 अप टू सो ऑन mr, ठीक है। यानी क्या कि मान लीजिए इसका जो है एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है x0, तो दिस इज यूनिक विथ मॉड्यूलो m1 m2 mr, यानी कि जो बाकी के मान लीजिए कोई दूसरा x0 इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट, और अंदर जो मॉड्यूलो होगा इट इज मॉड्यूलो m1 m2 अप टू सो ऑन mr, यानी कि इन सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन, सो m1 m2 अप टू सो ऑन mr। तो यूनिक का मतलब है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, और जो बाकी सॉल्यूशन होंगे जो इन सब को कॉमनली सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो इस सॉल्यूशन के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे विथ मॉड्यूलो इन सब का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है, बहुत अच्छी थ्योरम है। चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। ओके, सो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे इसका, कि सबसे पहली बात क्योंकि ये चीज दी गई है हम इसी को एक नंबर मान लेते हैं। सो लेट एक छोटा नंबर देती हूँ मैं, स्मॉल m, दिस स्मॉल m इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज नंबर, यानी कि m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अप टू सो ऑन mr, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, मैं बनाऊंगी एक कैपिटल M K, ठीक है। ये जो K है ये इनके बीच में कोई भी एक नंबर है 1 से लेकर R में, ये कैपिटल M K इस तरह से बनाऊंगी विच इज इक्वल टू दिस स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m K, ठीक है। यानी कि देखिए जो इस m है दिस इज व्हाट, ये है आपका m1 m2, कहीं पर जो है mk आएगा, ठीक है। इसके पीछे जो है आपका mk-1 होगा, इसके आगे mk+1 होगा, अप टू सो ऑन mr तक होगा। हमने इसको क्या कर देना है, mk से डिवाइड करना है, यानी कि छोटा mk से डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो ये बचेगा इसी को हमने नाम देना है कैपिटल mk, ठीक है। अब ये करने से क्या हो जाता है, देखिए ये जो कैपिटल mk है और ये स्मॉल mk है, इसका जीसीडी कितना होगा, इसका जीसीडी होगा 1, ऑब्वियसली इसका जीसीडी 1 क्यों होगा, बिकॉज जो कैपिटल mk है वो किसके बराबर है, m1 m2 mk-1 mk+1 अप टू mr, और ये जो mk है ये ना m1 को डिवाइड करता है ना m2 को डिवाइड करता है, इसमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करता, वो अपने आप को डिवाइड करता था, लेकिन हमने जो है mk को इस तरह से बना दिया कि हम जो है इस पूरी टर्म को स्मॉल mk से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि कैपिटल mk और स्मॉल mk के पास कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है सिवाय 1 के, सो दिस कैपिटल mk एंड स्मॉल mk हैज जीसीडी इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि आपका जो ax इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड्यूलो n है, इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब a और n का जो जीसीडी है वो इस b को डिवाइड करे, ठीक है। तो mk कैपिटल mk और स्मॉल mk का जो जीसीडी है इट इज 1, यानी कि मैं mk को लिख सकती हूँ एज अ a, मतलब मैं इसको एज अ a ले सकती हूँ और इस n को लिख सकती हूँ एज अ छोटा mk, ठीक है। तो इससे मैं एक लीनियर कॉन्ग्रुएंसी बना सकती हूँ जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उस हिसाब से जैसे ऊपर क्या है ax इज कॉन्ग्रुएंट विद b मॉड्यूलो n, तो यहाँ पे मैं क्या बना सकती हूँ, कैपिटल mk और वहाँ पे x है तो इसको नाम देती हूँ मैं x इज कॉन्ग्रुएंट विथ, यहाँ पर होगा आपका 1 लूंगी मैं, ठीक है, 1 मॉड्यूलो स्मॉल mk, ये मैंने बनाया अभी, ठीक है। ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी मैंने कंस्ट्रक्ट की है, क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल, क्योंकि
कैपिटल एम के और स्मॉल एम के का जीसीडी है 1 और ये 1 जो है इस कोएफिशिएंट को, ये जो 1 है यहाँ पे, इसको डिवाइड करता है. सो दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन. Why? बिकॉज ये जो D है इट इज 1. अभी हमने पढ़ा था कि कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, D इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे. तो D तो यहाँ पे 1 है, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो ऐसे हम जो है हर किसी के लिए कर सकते हैं. ऐसा हम जो है M1 के लिए कर सकते हैं. ठीक है ना, तो हमारा जो कैपिटल M1 होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल m बाय स्मॉल m1. ठीक है, इससे बनने वाला जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस वाला एक्सप्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, m1x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड स्मॉल m1. ठीक है, हम हमेशा यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं. ओके, तो हाँ, इसके पास जो है सॉल्यूशन है, यानी कि इस x का कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और हम मान के चलते हैं कि लेट वो सॉल्यूशन क्या है, xk है. सो लेट xk इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कैपिटल M के x की जगह क्या लिख सकती हूँ, x की जगह लिख सकती हूँ xk इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड स्मॉल m के. और ये हर k के लिए, फॉर ऑल k फ्रॉम 1 to r. ठीक है, इसको रफ करते हैं जरा. तो आप कहीं बुक्स में देखोगे कि इस xk को जो है उन्होंने mk और m इनवर्स k से भी डिनोट किया है. ठीक है, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो mk. आप ये ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका, कि मैं इस mk को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए यहाँ पे. तो ये एक तरह का इसका मॉड्यूलो के अंदर मल्टीप्लिकेटिव वाला इनवर्स है. ठीक है, सो mk इंटू वॉट इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो mk. तो ये इसका जो है, जो xk है, इसका एक तरह का इनवर्स भी है. तो आप जो है xk की जगह m इनवर्स k भी लिख सकते हो. ठीक है, ओके. अब मैं एक बनाऊंगी, एक सॉल्यूशन बनाऊंगी मैं इसका. मान लीजिए x इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं खुद डिफाइन कर रही हूँ. लेट x इज इक्वल टू, हम एक बनाएंगे कि हमारे पास जो था सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो कैसा था, इट वॉज x इज कॉन्ग्रुएंट विथ a1 mod m1, x is congruent with a2 mod m2 up to so on, x is congruent with ar mod mr. ये था. इसमें m1 m2 ये सब यूज हो गए, लेकिन अभी ये a1 a2 ar का कोई यूज नहीं हुआ, जो कि मैं अब करूंगी. सो मैं x को डिफाइन करती हूँ इस तरह से, x इज इक्वल टू a1 इंटू m1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू m2 इंटू x2 प्लस अप टू सॉन क्या आएगा इधर, ar mr xr. ठीक है, अच्छा, तो हाँ, x को मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया, विच इज a1 जो उसका कोएफिशिएंट है, m1 जो हमने डिफाइन किया है, और x1 जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. अब एक चीज आपने गौर करनी है कि देखो, भले ही जो mk और कैपिटल mk का जीसीडी 1 है, ठीक है, यानी कि जो आपका स्मॉल mk है, जो स्मॉल mk है वो कैपिटल mk को तो डिवाइड नहीं करता, लेकिन कोई दूसरा वाला यानी कि mi जो है वो mk को डिवाइड करता है. ठीक है, व्हेन j इज नॉट इक्वल टू k. सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखती हूँ, इसकी जगह ये कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M1 लिखती हूँ, तो जो कैपिटल M1 होगा इसमें ये छोटा वाला M1 नहीं होगा, बाकी सब लोग होंगे. ठीक है, इसमें M2 भी होगा. तो कहने का ये मतलब है कि M2 भी जो है वो कैपिटल M1 को डिवाइड करता है, बिकॉज कैपिटल M1 किसके बराबर है, दिस इज M2 से लेकर MR का प्रोडक्ट है ये. तो M2 इसको क्या करता है, डिवाइड करता है. उसी तरह से इसको जो है M3 भी डिवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर M3 भी आता है. कहने का ये मतलब है कि M1 को छोड़कर, स्मॉल m1 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स जो है इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो
इसमें क्या होगा कि अगर मैं इस पे मॉड्यूलो अप्लाई करूंगी, ठीक है, तो वहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि आपका जो छोटा एम आई है वो आपके कैपिटल एम आई को डिवाइड करता है व्हेन, ओके मैं जे लिखूंगी इधर, कैपिटल एम जे को डिवाइड करता है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। व्हेन आई इज इक्वल टू जे देन डेफिनेटली उनका जीसीडी कितना है, 1 है, ठीक है। सो एम आई डिवाइड्स एम जे वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है हम ये के टर्म्स में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है मैं इसको के रूप में लिखती हूँ, के, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होगा कि इस, अगर ये एम आई जो है इसको डिवाइड कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी के रूप में क्या होगा कि इसको डिवाइड करने पर जो रेजिड्यू बचेगा, रिमाइंडर होगा, वो 0 होगा। दैट इज कैपिटल एम के इज कॉन्ग्रुएंट विथ 0 मॉड एम आई, ठीक है। ओके, सो दिस कैपिटल एम के इज कॉन्ग्रुएंट विथ 0 मॉड एम आई बिकॉज एम आई डिवाइड्स दिस कैपिटल एम के। तो अगर मैं इस पे जो है अप्लाई करती हूँ, मॉड के अप्लाई करती हूँ, ठीक है, या फिर मॉड आई अप्लाई करती हूँ, तो x किसके बराबर होगा, x इज कॉन्ग्रुएंट विथ, अब क्योंकि मैंने मॉड अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ग्रुएंसी में बदल जाएगा। इस पूरे पे हम अप्लाई करेंगे, सो a1 m1 x1 प्लस a2, ये कैपिटल है, m2 x2 अप टू सो ऑन AR MR XR। इस पे मैं अप्लाई करती हूँ मॉड, क्योंकि सारी हम के रूप में लिख रहे हैं, सो मॉड स्मॉल के स्मॉल m के, ठीक है। अब देखो ये जो x1 है और ये k है ये डिफरेंट है, तो जब आप इस टर्म पे इसको आप सेपरेट कर सकते हो, यानी कि इसको लिख सकते हो a1 कैपिटल m1 x1 और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका मॉड m के हो जाएगा, मॉड m k, ठीक है। उसी तरह से इस पे भी लगेगा, अप टू सो ऑन कहाँ पे लगेगा, लास्ट तक लगेगा। सो AR कैपिटल MR XR, इस पे हो जाएगा मॉड M K, ठीक है। अब ये जो M1 और MK है ये डिफरेंट है, तो उस हिसाब से इनका जो रेजिड्यू आएगा वो आएगा 0, यानी कि यहाँ पे इसका जो रेजिड्यू आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो आएगा 0। प्लस M2 और K भी डिफरेंट होंगे, वो भी कितना आएगा 0, ठीक है। ये लास्ट वाला भी क्या आएगा 0। सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, सेम वाली टर्म बचेगी, ठीक है। सो बचेगा क्या, ए के कैपिटल एम के और एक्स के और अंदर क्या बचेगा मॉड एम के। इसका रेजिड्यू 0 नहीं आएगा बिकॉज ये जो एम के है ये कैपिटल एम के को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो आपके पास जो x आ गया वो किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू x इज कॉन्ग्रुएंट विथ क्या चीज आ गई है, ए के कैपिटल एम के एक्स के मॉड स्मॉल एम के, ठीक है। लेकिन कैपिटल एम के और एक्स के ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। यानी कि ये अगर मैं इस पे मॉड अप्लाई करती हूँ तो इसका आंसर 1 आएगा। सो दिस थिंग इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए के 1 मॉड एम के। सो दिस x इज इक्वल टू दिस x इज कॉन्ग्रुएंट विथ, वैसे मुझे x नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में है, ठीक है, हम इसको कुछ मानते हैं, x बार मान लेते हैं, x बार। सो दिस x बार इज कॉन्ग्रुएंट विथ a के मॉड m के, और k मैंने कोई भी लिया था 1 से लेकर r के बीच में। सो फॉर ऑल k इज इक्वल टू 1 to r। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो x बार हमने बनाया है, हमने जो क्रिएट किया है x बार, जो इनका समेशन है, ये ऐसा है कि ये हर k के लिए 1 से लेकर r के लिए इस कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी थी, x इज कॉन्ग्रुएंट विथ a1 मॉड m1, उसके लिए भी ये x बार क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, बिकॉज आप k की जगह 1 रख लीजिएगा, k की जगह 2 रखेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो दिस कॉन्ग्रुएंसी इज होल्ड बाय दिस x बार फॉर एवरी k फ्रॉम 1 to r। तो ये जो x बार हुआ ये इस सेट ऑफ
लीनियर कॉन्ग्रुएंसी का साइमल्टेनियस इक्वेशन हुआ, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हुआ. सो दिस एक्स बार इज व्हाट? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट. ठीक है, लेकिन हमने ये दिखाना है कि ये कैसा होगा? यूनिक होगा विथ मॉड्यूलो m1 m2 अप टू सो ऑन mr का जो प्रोडक्ट होगा. यानी कि हमने इसकी जो है यूनिकनेस को प्रूव करना है. ठीक है, सो अभी हमने देखा कि x बार जो हमने इस तरह से डिफाइन किया गया था, ये एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है. यानी कि ये जो x बार है ये सेटिस्फाई करता है इस a के मॉड m के को फॉर ऑल k फ्रॉम 1 to r. ठीक है, लेकिन हमने ये दिखाना है कि ये यूनिक है. यूनिक इन द सेंस कि अगर कोई दूसरा भी इसको इस तरह से सेटिस्फाई करता है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो इसी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है, तो इनकॉन्ग्रुएंट के केस में ये यूनिक होगा. कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए लेट y बार कोई दूसरा सॉल्यूशन है, लेट y बार भी अनदर सॉल्यूशन सच दैट कि ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि y बार इज कॉन्ग्रुएंट विथ a के मॉड m के. ठीक है, अच्छा, तो आप यहाँ पे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करा सकते हो इस पे कि x बार इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस, a k इज कॉन्ग्रुएंट विथ x बार, देयरफॉर x बार इज कॉन्ग्रुएंट विथ y बार. सो x बार इज कॉन्ग्रुएंट विथ y बार मॉड m के. लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना है कि ये जो है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है विथ मॉड m के. हमने प्रूव करना है विथ मॉड m विच इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज m1 to mr. ठीक है, तो ये हर mk के लिए ट्रू है. तो इसका मतलब ये है कि mk जो है x बार माइनस y बार को डिवाइड करता है. ठीक है, अच्छा, दिस इज फॉर ऑल k फ्रॉम 1 to r. तो कहने का ये मतलब ये है कि जो m1 है वो भी x बार माइनस y बार को डिवाइड करता है, जो m2 है वो भी x बार माइनस y बार को डिवाइड करता है, अप टू सो ऑन जो mr है वो भी x बार माइनस y बार को डिवाइड करता है. और ये जो m1 m2 अप टू सो ऑन mr है ये कैसे हैं? को प्राइम है. यानी कि mi और mj का जो GCD is 1 फॉर i नॉट इक्वल टू j. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो m1 इंटू m2 होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी x बार माइनस y बार को डिवाइड करेगा. यानी क्या कि ये जो m1 m2 अप टू सो ऑन mr हैं, इन सब के प्रोडक्ट m1 m2 अप टू सो ऑन जो mr हैं, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो भी जो है x बार माइनस y बार को डिवाइड करेगा. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर m1 और m2 को प्राइम है, m1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, m2 भी इसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें m1 का कोई फैक्टर जरूर होगा, इसीलिए m1 इसको डिवाइड कर पा रहा है. इसमें m2 का फैक्टर जरूर होगा कि m2 इसको जो है डिवाइड कर पा रहा है. और ये आपस में कैसे हैं? को प्राइम है, यानी कि ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं. इसीलिए इस x बार और y बार में ये गारंटी है कि इसके अंदर m1 का भी फैक्टर होगा और m2 का भी फैक्टर होगा. ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो m1 जो है वो m1 वाले फैक्टर को डिवाइड करेगा, m2 जो है वो m2 वाले फैक्टर को डिवाइड करेगा. ठीक है, सिंपल सी भाषा में इन सब का प्रोडक्ट भी जो है x बार माइनस y बार को डिवाइड करेगा. इसी को हमने क्या नाम दिया था? m नाम दिया था. ठीक है, सो जो हमारा m है वो किसको डिवाइड कर रहा है? x बार माइनस y बार को डिवाइड कर रहा है. इसका यही मतलब हुआ कि x बार इज कॉन्ग्रुएंट विथ y बार मॉड m, where m is product of all those co-prime numbers from 1 to r. तो ये था आपका CRT यानी कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसका जो वर्किंग मेथड है वो ऐसा ही है जैसा इसका थ्योरम का प्रूफ है. चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं CRT के ऊपर. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है आपका कि x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 2 मॉडुलो 3, x is congruent with 3 modulo 5, x is congruent with 2 modulo 7.
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कंपैरिजन करके जो है आप A1, A2, A3 और स्मॉल m1, m2 और m3 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज A1? इट इज 2, A2 इज 3, A3 इज 2, m1 है आपका 3, 5 और 7। ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके बाद हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो हमारा जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा है उसके मुताबिक हमने सबसे पहले निकालना है स्मॉल m, विच इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3। ठीक है, वो किसके बराबर है? 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, विच इज इक्वल टू स्मॉल m बाय M1, स्मॉल m बाय M2, small m by m3, which is equal to 3 into 5 into 7 divide by what is m1? m1 हमारा 3 है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 into 7 is 35। ये कितना? 3, 5, 7 और इस बार किससे डिवाइड करना हमने? 5 से करना है, तो 5 5 कैंसिल, इट इज 21, विच इज इक्वल टू 3 into 5 into 7 डिवाइड बाई 7, विच इज इक्वल टू 3 पंजा 15। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारा जो कैपिटल एम के और स्मॉल एम के है, इसका जो जीसीडी है वो 1 है। इसलिए अगर हम एक लीनियर कॉन्ग्रुएंसी बनाते हैं m1, या फिर मैं जनरली कहूँ तो इट इज एम के एक्स इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड स्मॉल एम के, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास क्या होगा? हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। जो हमने कॉन्ग्रुएंसी बनाई है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक करेगा। ठीक है, उस हिसाब से हम 3 ऐसे कॉन्ग्रुएंसी बना सकते हैं। कौन सा? m1 x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड m1, m2 और m3, इस तरह से। ठीक है, और जो हमारा जो सॉल्यूशन था, जो हमने कंसिडर किया था, वो था x बार। किसके बराबर था ये? a1 m1 x1 प्लस a2 m2 x2 प्लस a3 m3 x3। ये हमारा इस 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंसी का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है ai's, mi's और xi's। तो a1 और m1 ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, m1 तो हमने ढूंढ लिया, a1 क्वेश्चन में गिवन है। हमने ढूंढना है ये x1, x2 और x3। मैंने ये भी कहा था कि ये जो x1 है ये आपका क्या है? m1 इनवर्स है। कहने का मतलब ये है कि ये जो x1 है ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां से वो 3 इक्वेशन क्या बनेंगे आपकी? पहला बनेगा m1 x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड m1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका m1 है, व्हाट इज m1? m1 इज 35, सो 35x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड व्हाट इज m1? 3। तो आपने इस कॉन्ग्रुएंसी का सॉल्यूशन निकालना है। ये x, यही x आपका क्या होगा? यहाँ पे x1 होगा, पहला का सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड बनेगा, क्या बनेगा? m2x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड m2। तो m2 कितना है हमारा? 21x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड इट इज 5। ठीक है, इसी तरह से आप तीसरी इक्वेशन बना सकते हो कि m3x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड m3। तो व्हाट इज m3? 15x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड, और आपका जो m3 था वो था 7। ठीक है, इनके जो सॉल्यूशन होंगे, इसका जो होगा वो x1 होगा, तो यहाँ पे x1 निकालेंगे हम, यहाँ से x2 निकालेंगे और यहाँ से x3 निकालेंगे। ठीक है, ये जो हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में, ये x1 x2 x3 निकालना बड़ा ही आसान है। आप सबसे पहले जो है यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। आप यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से पुट करके देख सकते हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ, ठीक है, सो 35 इंटू 1 यानी कि क्या बनेगा ये? चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसका रफ वर्क। जो पहला है हमारा क्या है? अगर मैं 1 रखती हूँ, सो 35 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 3। क्या ये हो रहा है? क्योंकि 35 में से 1 माइनस करो तो 34, और 34 को 3 डिवाइड नहीं करता, यानी कि x1 जो है इसका आंसर नहीं है। उसके बाद हम क्या रखेंगे?
2 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 35 इंटू 2 आ जाएगा। चेक कीजिए कि यह कॉन्ग्रुएंसी होल्ड होती है कि नहीं होती है। सो इट इज 70 और 70 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 mod 3। ये पॉसिबल है बिकॉज 70 में से 1 माइनस किया, सो इट इज 69 और 69 को 3 डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, वो कौन सा, 2 मिल गया। तो यहाँ पे जो x1 है वो है 2, यानी कि हमारा ये जो x1 है ये मिल चुका है। यही आपका जो है m1 इनवर्स भी है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, m1 इनवर्स। ठीक है, कि आप किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 1 आ जाए। उसी तरह से x2, तो x2 क्या रख सकते हैं यहाँ पे, साफ बात है कि अगर मैं 21 इंटू 1 करती हूँ तो यहाँ पे 21 बन जाएगा और 21 में से 1 माइनस किया तो इट इज 20 और 20 को जो है 5 डिवाइड करेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे है तो 15, यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 15 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 7 बिकॉज 15 माइनस 1 हो जाएगा आपका 14 और 14 को जो है 7 डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे x3 भी कितना है, 1 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको जो है x1 x2 x3 बड़े आसानी से मिल चुके हैं, वो भी डायरेक्टली हमने ऐसे ट्राई करके निकाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, ओके, सो 2 1 1 इसके क्या आ गए, x1 x2 x3 आ गए, बस सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। सो x बार कितना हो गया हमारा, व्हाट इज a1, a1 क्या था 2, m1 था हमारा 35 और जो x1 है वो आपका क्या है, किधर गया 2 प्लस यहाँ पे हुआ a2 यानी कि 3, m2 इज 21 और x2 आई थिंक सो 1 प्लस a3 इज 2, m3 इज 15 और ये 1। ठीक है, तो आपका x बार कितना आ गया, दिस इज, ये कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करना, ये 70 का डबल यानी कि 140, ये हुआ आपका 3 कम 3 3 दूनी 6 3 और 6, ये हुआ 30 जो कि किसके बराबर है, इन सब को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 93 और 140 और 93 कितना होता है, 3 3 2 233। ठीक है, तो आपका x बार कितना आ गया, 233 आ गया है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और रिड्यूस भी कर सकते हो, वो मैं कैसे करूँगी, कॉन्ग्रुएंसी लगा के। सो x बार इज कॉन्ग्रुएंट विथ 233, मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगा रही हूँ, लेकिन कौन सा, मॉड जो इन सब का मल्टीप्लिकेशन था, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 3 पंजा 15 और 15 सत्ता नहीं 15 इंटू 7 3 5 7 35 3 7 कम 7 105। ओके, सो x बार इज कॉन्ग्रुएंट विथ 233 मॉड 105। हम इसको जो है और रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये कितना रिड्यूस हो जाएगा, देखो 105 का अगर मैं डबल करूं तो ये हो जाएगा आपका 210, इससे ज़्यादा करेंगे तो इससे एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, और 233 में से 210 गए तो 3 2 23, सो इट इज 23 मॉड 105। तो आप कह सकते हो कि जो x बार है वो आपका 23 भी है। ठीक है, अब आप ये मत कंफ्यूज हो ना कि हमने तो ये पढ़ा था कि जो x बार होता है वो यूनिक होता है। देखिए ये जो 233 है और ये 23 है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन ये हमारी एक तरह से हमेशा वो रहती है कि हम छोटा वाला आंसर निकालें, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इससे भी हमने छोटा रिड्यूस करके निकाला है। सो x बार इज 23। आप एक बार जो है यहाँ पे 23 रख के देखिए, ये जो 23 है ये इन तीनों कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 3 मॉड्यूलो 11 5 मॉड्यूलो 19 10 मॉड्यूलो 29। आपके a1 a2 इस तरह से हैं, 3 5 10, स्मॉल m1 m2 m3 आर 11 19 29। आप जो है आप कैपिटल m1 m2 और m3 आसानी से निकाल सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, m1 से डिवाइड करना है, कैपिटल m1 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि आपको मालूम है कि व्हाट इज x बार, हमने x बार निकालना है, दिस इज इक्वल टू a1 m1 x1 प्लस a2 m2 x2 प्लस a3 m3 x3। ओके, ये जो मेरे m है ये कैपिटल M है। ठीक है, तो हमारा मेन काम है कि हमने ये x1 x2 और x3 निकालने हैं, उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे पहले के लिए क्या होगा कि आपका क्या होता है, m1 x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो स्मॉल m1, हमने इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 5 5 1 x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो व्हाट इज स्मॉल m1 इट इज 11। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखिए, अगर मैं x को रखती हूँ 1 तो ये कितना बन जाएगा 5 5 1 बन जाएगा। ठीक है, हमने इसमें से 1 माइनस करना है तो ये 550 हो जाएगा, और 550 को जो है 11 डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो x आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि x1 आ गया हमारा 1। तो जो पहला हमारा x1 है वो बड़ी आसानी से निकल गया है। अब बात करते हैं x2 की। तो x2 कैसे निकालना है कि m2x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो स्मॉल m2, अर्थात कि आपका जो m2 है इट इज कैपिटल M2 इज 319, x इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 19। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 2 3 डाल के देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। इतना तो हमें मालूम है कि जो ये 319 और ये 19 है इसका जीसीडी 1 है। ठीक है, क्यों 1 है, क्योंकि हमने देखा था जो कैपिटल M के और स्मॉल m के है इसका जीसीडी 1 है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इनका जो जीसीडी है 319 और 19 का जो जीसीडी 1 है, इस 1 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे ऑफ दीज टू नंबर। ठीक है, और उसको लिखने के लिए हमें अपना पुराना मेथड यूज करना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिदम का। ठीक है, सो हम क्या करेंगे इस 1 को जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो शॉर्टकटली हम कैसे लिखते हैं 319 और इसको हमने 19 से डिवाइड करते जाना है। ऑब्वियसली मुझे मालूम है इसका जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा, क्योंकि इसका जो जीसीडी है इट इज 1, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर 1। ओके, सो 19 एक कम 19, सो ये कितना हो जाएगा 11 में से 9 गए 2 और ये बचा आपका 1, इट इज 129। तो इट इज 114। ठीक है, तो ये बना आपका 5 और 15। अब 15 और रिड्यूस नहीं हो सकता है, हमें मालूम है हम डिवीजन एल्गोरिदम में क्या करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है उसको जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो हमारा r है इस r और इस d को लेकर फिर से हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली r छोटा है तो r से हम d को डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा अब हमारा d डिवाइड करने वाला, और अंदर हम कौन सा लेंगे जिसे हम पहले डिवाइड कर रहे थे यानी कि 19। ठीक है, सो 15 1 15 हो गए, ये हो गया आपका 4, फिर से ये रिमाइंडर हो गया, फिर से हम इस रिमाइंडर को लेकर किसको डिवाइड करेंगे इस 15 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो गया 4 3 12, ये कितना बचा 3 बचा। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर लिखती हूँ मैं, तो इस 3 को लेकर अब मैं किसको डिवाइड करूँगी जो हमारे ऊपर का डिवाइजर था 4, तो 3 कम 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो यही आपका क्या है जीसीडी है, लेकिन हमने इस 1 को जो है अब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो ऊपर से शुरू करते हैं, हमारा क्या होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमारा a क्या है 319, सो 319 को कैसा लिखा जा सकता है 19 इंटू 16 प्लस लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा था 15। ठीक है, उसके बाद इस 19 को कैसा लिखा जा सकता है 19 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस जो रिमाइंडर था वो था 4। उसके बाद इस 15 को कैसे लिखा जा सकता है 15 इज इक्वल टू 4 3 12 4 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना था इसमें 3 था। अब इस 4 को कैसे लिखा जा सकता है 4 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ से इस 1 को अब रिवर्स में लिखते जाना है, तो इस 1 को कैसे लिखा जा सकता है, अब मैं इस चीज़ को रफ कर लेती हूँ। तो इस 1 को कैसे लिखेंगे 1 को लिखा जा सकता है 4 माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा उसी तरह से कर रहे हैं, तो ये हमारा रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। सो 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 को लिख दिया हमने। अब हम किस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
3 को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इस 3 है तो इस 3 की जगह मैं क्या लिखूंगी 4 माइनस इस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 4 इंटू 3। इस 3 की जगह लिखते हैं 15 माइनस 4 इंटू 3 और ये इंटू 1 है तो यानी कि 1 ही हो गया। इसको ज़रा ढंग से करें तो 4 माइनस 15 माइनस 4 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ये क्या बन गया आपका 5 इंटू सॉरी ये आपका क्या बन जाएगा 4 इंटू 4 है ना, ये और माइनस 15 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 4 लीजिए, इसको लिख सकती हूँ मैं 19 माइनस 15 माइनस 15। इसको फिर से रीअरेंज कीजिए तो 4 इंटू 19 और ये हुआ -4 और -1 यानी कि -5, सो -5 इंटू 15। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप किसको लिख सकते हो 15 को लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 4 इंटू 19 माइनस 5 और 15 को क्या लिख सकते हो 319 माइनस 19 इंटू 16, सो इट इज 319 माइनस 19 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 19 माइनस 5 इंटू 319, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 इंटू 16 कितना हो जाएगा 80 इंटू 19। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 19 नहीं करना, 5 इंटू 16 करना है क्योंकि हमने इस 1 को किसके फॉर्म में लिखना है, इसको हमने जो है किधर गया 1 को जो है 319 और 19 के रूप में लिखना है। ठीक है, सो 1 किसके बराबर आ गया, यहाँ से ये हो गया आपका 84 इंटू 19 माइनस 5 इंटू 390। ठीक है, अब ये हमें मदद करेगा टू फाइंड x। अब वो कैसे कि इस चीज़ को लिखते हैं हम अब 5 इंटू 319 को इधर ले आइए 5 इंटू 319 विच इज इक्वल टू 84 इंटू 19 माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी दोनों तरफ कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करूँगी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ना करते हुए हम एक काम करेंगे, ये माइनस यही रखेंगे और इस चीज़ को इधर ले आएंगे यानी कि हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ऐसा मैंने क्यों किया आपको अभी समझ में आएगा। अब दोनों तरफ क्या कीजिए आप मॉड अप्लाई कीजिए, इसको वैसे ही रखने दीजिए 5 और इस पे मॉड अप्लाई कीजिए। दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ, मतलब हम इसको डिवाइड करके आप इसका रेजिड्यू लिखेंगे। ठीक है, -84 इंटू 19 प्लस 1 और इस पे हम अप्लाई करेंगे मॉड क्या था मॉड 19 अप्लाई करेंगे। ठीक है, मॉड 19, तो ये हुआ यहाँ पे -5 इंटू 319 है, सो 319 इंटू -5 विच इज कॉन्ग्रुएंट विथ। अब इस पे जब हम मॉड 19 अप्लाई करेंगे तो देखिए 19 का ही मल्टीपल है तो इसका आंसर 0 आएगा और 1 इससे छोटा है तो इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा, सो इट इज 1 मॉड 19। ठीक है, अब इसको जो है इसके साथ कंपेयर कीजिए, यहाँ पे क्या है 319 है, यहाँ पे 1 है और मॉड 19 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया -5, सो x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो हमारा जो x2 का आंसर आ गया है वो आ गया है -5। अब मैं यहाँ पे मैंने ये माइनस क्यों लिया क्योंकि फिर यहाँ पे माइनस हो जाना था, यहाँ पे फिर माइनस हो जाता है फिर मुझे कंपैरिजन करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने जो है -5 इंटू 19 को इस साइड लिया और इसको वैसे ही रहने दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो डिवीजन एल्गोरिदम लगा के जो हमारा GCD 1 है इसको जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख कर आप फिर जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, x2 निकाल सकते हो। अब x3 आपने खुद निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है x3 भी 5 निकाल सकते हो, इस पे भी आप डिवीजन एल्गोरिदम लगाइए। ठीक है, एक तो हो सकता है कि आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे -5 है और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो -5 है -5 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 14 मॉड 19। ठीक है, तो इसका जो आंसर है x2 वो 14 भी आ सकता है। क्लियर है, तो जैसे कि इस केस में इट वॉज बिट डिफिकल्ट कि आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि इसका आंसर -5 है या फिर 14 है, बिकॉज 14 बहुत बड़ा नंबर है, तो उस केस में हमने डिवीजन एल्गोरिदम लगाया। और इस केस में हो सकता है 5 डाल के लगा सकते हो, तुक्का भी लगा सकते हो, बट
इट्स रिक्वेस्ट कि आप एक बार खुद सॉल्व करके निकालें, ठीक है। तो हाँ, तो हमारा जो x बार था वो इसके बराबर होता है, कौन सा, a1 m1 x1 प्लस a2 m2 x2 प्लस a3 m3 x3। तो मैंने बस उनकी वैल्यूज पुट कर दी है, तो x बार आ गया हमारा 4128। जो हमारा स्मॉल m है, जो कि इन सब का मल्टीप्लीकेशन, इट इज 6061। तो आप देख पा रहे हो कि 4128 जो है इससे छोटा है, तो और रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसका आंसर क्या है, 4128। क्लियर है। तो आप इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन CRT।